बांग्लादेश की राजधानी ढाका ही नहीं, बांग्लादेश के अलग अलग शहरों में समय जबरदस्त तनाव है। कई जगह हिंसक प्रदर्शन भी हो रहे हैं। देखते ही गोली मार देने के आदेश इस समय दे दिए गए हैं। जब यह ऐलान किया गया था कि 17 नवंबर को शेख हसीना को सजा सुनाई जाएगी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और ढाका के आसपास के इलाकों में हालात तभी से बिगड़ना शुरू हो गए थे। विरोध प्रदर्शन कुछ ही घंटों में हिंसा में तब्दील हो गए थे और देसी बम कहीं फट रहे थे तो कहीं आगजनी की खबरें आ रही थी। एक जो धड़ा है शेख हसीना को फांसी देने की मांग कर रहा था, तो आवामी लीग की जो कार्यकर्ता है इस सजा के खिलाफ ही सड़क पर उतर चुके थे। उन्हें लगातार जो समर्थन मिल रहा था, यूनुस सरकार को भी उसने हिला दिया था। हफ्ते भर से बांग्लादेश में मचा है हाहाकार। अवामी लीग की ताकत से डरी अंतरिम सरकार। लॉकडाउन से अवामी लीग ने दिखाई थी ताकत। बांग्लादेश की राजधानी ढाका पिछले हफ्ते भर से सुलग रही है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दंगे जैसे हालात को देखते हुए पुलिस सख्ती करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हालात लगातार बेकाबू हो रहे हैं। सारा बवाल तब शुरू हुआ जब बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने 13 नवंबर को ऐलान किया कि वो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ 17 नवंबर को फैसला सुनाएंगे। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग इससे भाग गई और गुरुवार को पूरे ढाका में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। हालात इतने बदतर हो गए कि ढाका के गुलिस्तान इलाके में मौजूद आवामी लीग के ऑफिस में दंगाइयों ने आग लगा दी। लेकिन मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार को झटका तब लगा जब लोगों ने आवामी लीग के लॉकडाउन को कामयाब बनाने में पूरी ताकत लगा दी। ज्यादातर लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले और सड़कों पर यातायात भी कम दिखा। उसी दिन अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने जुलाई चार्टर का जिक्र किया और फरवरी में होने वाले चुनावों की बात की, लेकिन इसका आम जनता पर कोई खास असर नहीं पड़ा। यही वजह है कि लॉकडाउन की कामयाबी शेख हसीना के विरोधी मोहम्मद यूनुस की सरकार की आंखों की नींद उड़ा चुकी है। उसके बाद से बांग्लादेश में सुरक्षा बेहद सख्त की जा चुकी है। दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए जा चुके हैं। लेकिन जो तस्वीरें अलग अलग इलाकों से आ रही हैं, उनमें आगजनी और गोलीबारी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। ढाका में एक पुलिस स्टेशन परिसर में खड़ी बसों और कचरा डंपिंग स्थल को निशाना बनाकर रविवार को तोड़फोड़ और आगजनी की गई। कई जगह प्रदर्शनकारी देसी बम चलाते देखे गए। अंतरिम सरकार में शामिल नेताओं के घरों के आसपास बमबारी की भी खबरें आईं। आखिरकार मेट्रोपॉलिटन पुलिस कमिश्नर को सुरक्षा बलों को हिंसा करने वाले प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश देना पड़ा। जानकारों का मानना है कि लोगों का अब यूनुस सरकार से मोह भंग हो रहा है। लोगों को अब उस राजनीति से चिढ़ होने लगी है जिसने आवामी लीग की सत्ता को चुनौती दी थी। रविवार की रात जगह जगह शेख हसीना के समर्थकों ने जुलूस निकाले, विरोध प्रदर्शन किए और मौजूदा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दूसरी तरफ शेख हसीना के विरोधियों ने भी कई जगह प्रदर्शन कर उन्हें फांसी की सजा देने की मांग की। आज तक ब्यूरो। दरअसल 1.5 साल पहले जब बांग्लादेश में बवाल शुरू हुआ, वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। नौकरियों में आरक्षण को लेकर जो हिंसा शुरू हुई, 1.5 साल में न केवल सरकार बदल गई बल्कि हालात बांग्लादेश में लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। स्थिति इस समय बेहद खराब है। छात्र आंदोलन की आड़ में जो कट्टर इस्लामिक संगठन है, उनका बांग्लादेश में जो शिकंजा है वो लगातार कसता जा रहा है। उग्र रूप ले लिया है बांग्लादेश में इस समय जो हालत है। जून 2024 में हाईकोर्ट ने नौकरियों में आरक्षण की बात की थी। शेख हसीना सरकार ने बाद में आरक्षण खत्म करने का ऐलान किया था, तो इसको लेकर दोनों ही तरफ से बवाल शुरू हो गया था। जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, शेख हसीना ने यहां तक कि उनको रजाकार तक कह दिया था कि रजाकार ये सब कर रहे हैं और ये छात्र आंदोलन और उग्र हो गया। दरअसल कट्टर इस्लामिक संगठन, उनकी आड़ में छात्र आंदोलन चल रहा था। दुनिया सच्चाई जानती थी, लेकिन सच्चाई को दबाया गया, छिपाया गया। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना के प्रधानमंत्री आवास पर ही हमला कर दिया गया और शेख हसीना के जो करीबी हैं, उनका यह कहना है कि शेख हसीना को पहले पुलिस और फिर सेना ने एक तरह से दगा दे दी, लेकिन वो वहां से सुरक्षित निकलकर भारत आने में सफल रही। शेख हसीना बांग्लादेश से भागकर भारत आ गई और तब से वो भारत में ही है। ये इस समय की स्थिति है। बांग्लादेश में आवामी लीग 20 साल पुरानी जो उनकी सरकार थी, वो गिर गई थी। उनकी पार्टी के खिलाफ, उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ
ठोस कार्रवाई की जा रही थी। जो मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस है, उनके नेतृत्व में अंतरिम सरकार बन गई। नोबेल लॉरिएट है मोहम्मद यूनुस, लेकिन उनको केवल मुखौटा भर के रूप में देखा जाता है। अच्छा, एम्बेसडर अशोक सज्जनहार इस समय हमारे साथ हैं। एम्बेसडर सज्जनहार, अगर जमीनी स्थिति को हम देखें इस समय, क्या शेख हसीना के लिए एक ऑप्शन ये है कि उनका प्रत्यर्पण होगा, उन्हें बांग्लादेश भेजा जाएगा, या भारत उन्हें रख सकता है? देखिए, मेरे ख्याल से इस वक्त जो हालात हैं वहां पर आपने भी दिखाया है, आपकी रिपोर्ट ने भी दिखाया है, जो वहां पर कैसी आगजनी हो रही है, कैसे वायलेंट प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं और कैसे उनकी जान को खतरा है। देखिए, शेख हसीना की जान को खतरा था, तभी वो वहां से निकलकर 5 अगस्त 2024 को भागी थी। अगर कोई नॉर्मल ऐसी न्यायिक कार्रवाई होती तो वहां से नहीं निकलती। तो इसीलिए अगर वो वहां पर जाती हैं, उनकी जान को खतरा है। तो मेरे विचार से ये बिल्कुल भी ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है जो शेख हसीना को यहां से कहा जाए जो आप वापस चले जाइए। देखिए, भारत ने हमेशा से जो भी प्रताड़ित लोग होते हैं, जिनके ऊपर जुल्म किया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है, चाहे हिज होलीनेस दलाई लामा हो या और जगह से लोग आए हो, सबको हमने शरण दी है। भारत की शरण में जो आता है, भारत उनकी रक्षा करता है। क्या अंतरराष्ट्रीय कोर्ट जाने का ऑप्शन भी शेख हसीना के पास है इस फैसले के खिलाफ, एम्बेसडर सज्जनहार? अगर देखिए, मैं ये अगर ये सवाल मेरे को है तो देखिए, मैं ये समझता हूं जो अगर ये मोहम्मद यूनुस की सरकार वहां पर लेकर जाती है, उनके विरुद्ध एक केस लेकर जाती है, तब तो वो अपने को डिफेंड करने के लिए वहां पर जाएंगी। परंतु सुओ मोटो मेरे ख्याल से उनको वहां पर अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में ले जाने का कोई वो नहीं, वो तो इसको रिजेक्ट कर चुकी हैं। ये वाला जो आईसीटी है, आपने बिल्कुल ठीक बताया गौरव, ये कोई इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल नहीं है। देखिए, इन्होंने जो एक छोटा सा वो आया है, उसमें कहा है जो एविडेंस प्रोवाइड की गई है, इट सीम्स टू बी जेन्युइन, मतलब ये शब्दों का प्रयोग किया गया है। देखिए, कोई अगर एविडेंस होती है विच सीम्स टू बी जेन्युइन, आप उसकी बेसिस पर आप ये नहीं करते हैं, डेथ सेंटेंस नहीं सुनाते हैं, ठीक, अनलेस योर एविडेंस इज 110%। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कट्टर इस्लामिक संगठन बांग्लादेश में अपने पैर पसारते जा रहे हैं, जनरल मिस्टन, क्या ये भारत के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है, न केवल बंगाल में बल्कि त्रिपुरा या पूरे 4000 किलोमीटर लंबी सीमा पर चिकन्स नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर में? बिल्कुल गौरव, भारत के लिए तो ये बहुत ही एक चुनौती है, एक स्ट्रेटेजिक कंसर्न है, सिक्योरिटी कंसर्न है, क्योंकि ये पूरा नॉर्थ ईस्ट और खासकर बांग्लादेश है और जो चाइना है, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर और जिसको हम चिकन स्नैक बोलते हैं, और नॉर्थ ईस्ट का इलाका। और आपने ये अभी देख लिया, जो डॉक्टर्स ऑफ डेथ भी हैं, कुछ इसमें लिंक्स बांग्लादेश के थ्रू भी हैं। तो बेसिकली ये पाकिस्तान का मुद्दा क्लियर है कि वो भारत के अंदर आतंकवाद फैलाना चाहता है, हर डायरेक्शन से वो मल्टी डायरेक्शनल अटैक करना चाहता है, और यही उसका मुद्दा है। और इसीलिए उसने बांग्लादेश के अंदर रेडिकलाइजेशन कर दिया है। और आपने अभी जो दृश्य दिखाए हैं पिछले एक हफ्ते के, देखिए साफ जाहिर है ये इसकी शेख हसीना पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। ये बेसिक इनका मुद्दा ये है। इसलिए मेरा स्टार्टिंग स्टेटमेंट था, दिस इज द एंड ऑफ डेथ टू डेमोक्रेसी। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि ये प्रजातंत्र की मौत एक तरह से है बांग्लादेश, और इस समय शेख मुजीबुर रहमान को जड़ से उखाड़ने की साजिश बांग्लादेश में चल रही है। इस फैसले के बाद न केवल शेख हसीना की राजनीति बल्कि आवामी लीग के राजनीतिक वजूद पर खतरा मंडरा रहा है, और इसकी वजह वो नियम जिसके तहत शेख हसीना को या तो अगले 30 दिनों में एक बड़ा फैसला करना होगा, या वो बांग्लादेश जाएंगी या फिर वो नहीं लौट पाएंगी। ये जो इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल है बांग्लादेश का, उसके फैसले के खिलाफ बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट की एपेलेट डिवीजन में अपील की जा सकती है। यानी ये एक ऑप्शन उनके लिए है, उनके सामने एक ये रास्ता है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए। लेकिन आईसीटी कानून के अनुसार अपील फाइल करने के लिए शेख हसीना को फैसले के 30 दिन के भीतर या तो गिरफ्तार होना चाहिए या फिर आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करती तो अपील फाइल नहीं की जा सकती। अपील फाइल करने की जो अंतिम तारीख है वो 17 दिसंबर 2025 होगी। सुप्रीम कोर्ट को अपील पर फैसला देना 60 दिनों के अंदर होगा। ये वहां का कानून है कि जो
ट्राइब्यूनल का फैसला है, अगले 60 दिनों में उसमें सुप्रीम कोर्ट को भी फैसला देना होगा, जो अपीलेट ट्राइब्यूनल है। लेकिन जिस तरह से शेख हसीना ने धांधली वाले ट्राइब्यूनल का फैसला बताया है, ऐसा नहीं लगता कि वो या गिरफ्तारी देने के लिए वहां जाएंगी या आत्मसमर्पण करेंगी या फिर उनका प्रत्यर्पण होगा, जिसकी मांग इससे पहले बांग्लादेश कर चुका है।